speaking about Lenz's law. So the first paragraph says that this guy Lenz, without having the knowledge of Michael Faraday's and Joseph Henry's work, he duplicated many of things at almost at the same time. मतलब साइमल्टेनियसली दोनों दोनों लोग दोनों ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बेसिकली एक ही थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे, इसी वजह से दो डिफरेंट थ्योरीज बन गए, बट दोनों का आउटपुट बेसिकली क्या होता है, सेम ही होता है. Lenz ने क्या बताया? For determining the direction of induced EMF in a loop, the Lenz devised a rule which goes by his name as Lenz's law. According to this rule, the direction of induced current in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in magnetic field that induces the current. The direction of induced EMF is same as that of the induced current. In short, the induced EMF tends to set up a current, the action of which opposes the change that causes it. मतलब ये सुन के आप लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप क्या चल क्या रहा है यहाँ पर. देखो सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ. फैराडे ने क्या बताया मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पर. ये मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है. ओके, मैग्नेट में ये रहा मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये रहा मान लीजिए साउथ पोल है. यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल ही है. सो कॉइल को मैंने कोई बैटरी वगैरह नहीं दिया है. बैटरी नहीं दिया तो आप तो जानते ही हो कि भाई ये जो कॉइल से करंट फ्लो इनिशियली कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बैटरी दिया ही नहीं है. ये मैग्नेट है तो सीधी सी बात है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कॉइल से पास हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है. जो भी फ्लक्स पास हो रही है एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज, मतलब चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्लक्स पास हो रही है हाल फिलहाल के लिए. तो अब तक कोई करंट फ्लो वगैरह नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने मैग्नेट को नजदीक की तरफ लेके आया तो यहाँ पर क्या होता है, ये फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, जो फ्लक्स होती है ये चेंज हो जाएगा. चेंज होगा, वो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर डी लिखा है. डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन वाला डी. ओके, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा जितना हम लोग मैग्नेट को नजदीक लेके आएंगे. सो जब भी चेंज होता है फ्लक्स, मतलब और ये चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, फैराडे ने ये बताया कि चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम जो होती है ये ईएमएफ से इक्वल होता है. मतलब बेसिकली होता क्या है, फैराडे के फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि जब भी हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं, फ्लक्स को जब भी चेंज करते हैं तो यहाँ से क्या होती है, करंट फ्लो होती है. हम जितना ज्यादा फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा. जब तक फ्लक्स को चेंज करते रहेगा तब तक करंट फ्लो होता ही रहेगा. ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था. फैराडे के सेकंड लॉ में ये बताया गया था कि भाई हम फ्लक्स को टाइम के हिसाब से कितना जितना भी चेंज करेंगे वो बेसिकली मेरे ईएमएफ से, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है. करंट फ्लो कब कब होती है, करंट फ्लो तब होती है जब उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है या फिर उसके अक्रॉस एक ईएमएफ होता है. तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर करंट फ्लो है. हाँ भाई करंट फ्लो है. क्यों है करंट फ्लो? इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ईएमएफ है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बोलता है कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस या फिर ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. ओके, अब आप सोचो कि यार करंट को तो हम इन जनरल कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ईएमएफ को इन जनरल कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. अब यहाँ पर मैंने स्मॉल क्यू यूज किया है. सिंपल सा फंडा है, करंट को कैपिटल तब यूज करते हैं, कोई भी चीज को कैपिटल तब यूज करते हैं जब हम लोग वो चीज है ना कांस्टेंट होती है. अब यहाँ पर जो करंट है ना, करंट कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है. वेरिएबल है तो हम लोग स्मॉल लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं. ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि मैंने मैग्नेट को मूव करवाया इसीलिए करंट है. मैग्नेट को मूव करवाना रोक दिया तो करंट भी बंद हो जाएगा. मतलब मैग्नेट को अगर स्पीड में मूव करवाऊंगा तो ज्यादा करंट होगा, स्लोली मूव करवाऊंगा तो कम करंट होगा. सो दिस करंट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज वेरिएबल, जिस वजह से मैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूँ. करंट है मतलब एक ईएमएफ है. अब ये सी मैग्नेट मूव किया मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट हुआ, करंट हुआ इसलिए ईएमएफ हुआ. एंड हमने अभी भी पता किया कि भाई मैग्नेट के ज्यादा मूवमेंट की वजह से ईएमएफ ज्यादा हो रहा है, मतलब फ्लक्स ज्यादा चेंज होने की वजह से ईएमएफ ज्यादा होता है. दिस वाज द फैराडे सेकंड लॉ. अब लेंस क्या बोलता है, लेंस फैराडे के लॉ को सपोर्ट करता है, प्लस लेंस ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि ये जो है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जरूर है बट विद अ नेगेटिव साइन होता है. अब नेगेटिव साइन क्यों है ये लेंस ने बताया. इसको बोलते हैं लेंसेज लॉ या फिर लेंस लॉ, ऐसे डायरेक्टली अपोस्ट्रोफी डाल के भी हम लोग लिख सकते हैं. लेंस लॉ में ये नेगेटिव साइन क्यों दिया है? नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ है वो ये चेंज इन फ्लक्स को रोकने की कोशिश करती है या फिर ओपोज करने की कोशिश करती है. ये ओपोज करने का जो टेंडेंसी है ये दिखाने के लिए नेगेटिव साइन दिया है. मतलब आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल.
व्हाट हैपेंस, ये मैग्नेट को जब मैं नजदीक लेके आता हूँ तो करंट फॉर्म होती है। आप तो जानते हो मतलब ईएमएफ फॉर्म होती है, ईएमएफ की वजह से करंट फॉर्म होती है। आप तो जानते हो कि ये करंट, कोई भी कॉइल से जब करंट फॉर्म होता है तो वो कॉइल दूसरे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब जब भी आप मैग्नेट को नजदीक लेके आएंगे तो ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिस वजह से उसका लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा एंड राइट हैंड साइड साउथ की तरफ बिहेव करेगा। एंड आप तो जानते हो यहाँ पर भी नॉर्थ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, ये दोनों नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट जो पहले कॉइल के नजदीक आ रहा था अब उस पर रोक गिर रही है, उस पर एक ऑपोजिशन गिर रही है, जिस वजह से द वेलोसिटी ऑफ दिस मैग्नेट विल स्लो डाउन एंड इवेंचुअली इट विल कम टू रेस्ट। सो व्हाट हैपेंड यहाँ पर, over here the movement of magnet created this current, and this current itself stopped the magnet। मतलब मैग्नेट मूव होने की वजह से करंट होती है एंड वही करंट मैग्नेट के उसी मूवमेंट को रोकती है जिसने करंट को पैदा किया। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो मैग्नेट का मूवमेंट क्या है, फ्लक्स से एसोसिएटेड है। फ्लक्स जो भी चेंज हो रही है वो चेंज को रोकने की कौन कोशिश कर रही है, ये करंट कोशिश कर रही है। करंट कोशिश कर रही है मतलब ईएमएफ कोशिश कर रही है। तो इन शॉर्ट मैं बोलूंगा ईएमएफ जो होती है ये चेंज इन फ्लक्स को रोकने की कोशिश करती है। ये प्रिंसिपल की वजह से लेंस लॉ, ये प्रिंसिपल लेंस लॉ में ज्यादातर हाईलाइटेड है। सिमिलरली इसी मैग्नेट को अगर मैंने, मान लीजिए सेम मैग्नेट मैंने लिया नॉर्थ साउथ, यहाँ पर कॉइल है। अब इस मैग्नेट को नजदीक लेके जाने की जगह पे दूर लेके जाओ आप, दूर लेके जाएंगे तो वापस सेम चीज होता है। यहाँ पर जो भी फ्लक्स था वो फ्लक्स चेंज होता है, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। अभी ये जो चेंज इन फ्लक्स के बारे में क्या होगा, सी पिछली बार कैसा था, ऐसा करंट फ्लो हो रहा था, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा था। इस बार क्या होगा, फिर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। क्लॉकवाइज करंट फ्लो की वजह से करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये नॉर्थ साउथ का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जो मैग्नेट दूर जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ का नॉर्थ और यहाँ का साउथ अट्रैक्ट होने की वजह से जो मैग्नेट दूर जाने की कोशिश कर रही है वो दूर जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये कॉइल है ना खींच रहा है पीछे की तरफ। तो इन शॉर्ट भाई, मैग्नेट अगर नजदीक आने की कोशिश करे तो कॉइल उसको धकेलेगा, मैग्नेट अगर दूर जाने की कोशिश करे तो कॉइल उसको नजदीक खींचेगा। इन शॉर्ट मैग्नेट किधर भी मूव करने की कोशिश करे कॉइल उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स देगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि हर बार जो भी ईएमएफ जनरेट होता है वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ये ऑपोजिशन को डिनोट करने के लिए वी यूज अ नेगेटिव साइन। दिस इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेंसेज लॉ। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर। फाइन माय डियर चिल्ड्रन, अभी मैं वापस आपको टेक्स्ट बुक का व्यू देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो या दिस इज बेसिकली द लेंसेज लॉ। ये यहाँ पर स्टेटमेंट में वही लिखा है, द डायरेक्शन किधर गया, द चेंज इन, हाँ, इन शॉर्ट द ईएमएफ टेंड्स टू सेट अप अ करंट एक्शन विच ओपोजेस द चेंज दैट कॉजेस इट। मतलब जो चेंज ने ईएमएफ को जनरेट किया या क्रिएट किया वो ईएमएफ उसी चेंज को ओपोज करने की कोशिश करती है। इन शॉर्ट वो खुद को ही मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सामने वाला मैग्नेट अगर रुक गया तो ये ईएमएफ खुद होके बंद हो जाएगा। तो ईएमएफ जनरेट हो रही है तो खुद को ही रोकने की कोशिश कर रही है, मतलब जिसने उसको जनरेट किया उसी को रोकने की कोशिश कर रही है। एनीवे अभी एप्लीकेशन एक एक करके सीखते हैं। फर्स्ट वन, मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ लूप। जैसे अभी भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया वो सेम चीज है। ये मैग्नेट नजदीक लेके आओ तो ये कॉइल इस तरह फील्ड जनरेट करेगा कि भाई उसको ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करने की कोशिश करेगा, मैग्नेट को दूर लेके जाने की कोशिश करेगी। सिमिलरली मैग्नेट को दूर लेके जाने की कोशिश करो तो ये उल्टा करने की कोशिश करेगी। ओके, सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, अब देखते हैं सेकंड वन। सेकंड वन की अगर बात करें तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन इन लेंस लॉ। अभी एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है देखते हैं। अभी बेसिक फंडा क्या होता है, मतलब ठीक है मैं आपको इसके रीड करते करते आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। वी हैव लर्न दैट sorry, we have learned that the cause of induced current may be either I, the motion of the conductor wire in a magnetic field like the first one, or the change in magnetic flux through a stationary circuit। मतलब अभी आपको अगर कहीं पर भी ये जो बताया इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपके सामने एक कॉइल, ये रहा मैग्नेट। अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है या तो आप मैग्नेट को मूव करवाओ जिस वजह से फ्लक्स चेंज होगा, नहीं तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और आप कॉइल को मूव करवाओ तब भी फ्लक्स चेंज होगा। दैट मीन्स हर बार जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही मूव करवाओ, कभी कभी आप कॉइल को भी मूव करवा सकते हो। तो इसलिए बोला फर्स्ट केस क्या है,
मोशन ऑफ कंडक्टिंग वायर, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को मूव कराओ तो भी फ्लक्स चेंज होता है वायर के ऊपर, नहीं तो आप मैग्नेट को मूव करवाओ तो भी फ्लक्स चेंज होता है वायर के ऊपर। इन द फर्स्ट केस, मतलब वायर को मूव करवाने वाला केस, of induced current in the moving conductor wire is such that the direction of the thrust exerted on the wire by the magnetic field is opposite to the direction of the motion, thus opposes the motion of the conductor। मतलब बेसिकली क्या है, अभी मान लीजिए मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कॉइल को आप मूव करवा रहे हो, तो क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, वापस सेम स्टोरी, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, एंड वो ईएमएफ उसी चेंज को रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसको नजदीक लेके जाने से स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर करंट इस तरह जनरेट होगा कि अगर आप इसको नजदीक लेके जाने की कोशिश करो तो नॉर्थ ऊपर आ जाएगा, जिस वजह से नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल होगा, जिस वजह से ये जो आगे जाने वाला टेंडेंसी है उसको रोकने की कोशिश करेगा। सिमिलरली आप इसको दूर लेके जाने की कोशिश करो तो यहाँ पर साउथ जनरेट होगा, साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से दूर जाने का टेंडेंसी रोकने की कोशिश होगा। सो बेसिकली आप मैग्नेट को मूव करवाओ तो वो चेंज को भी रोकने की कोशिश होगी, कॉइल को भी मूव करवाओ तो भी वो चेंज को रोकने की कोशिश होगी। नाउ इन दिस केस द सेकंड केस, अभी सेकंड केस मतलब कौन सा, मैग्नेट को मूव करवाने वाला केस। द करंट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन within which area within the area bounded by the circuit opposite to the original magnetic field if the field is increased but same in the direction of the original field if the field is decreasing। फील्ड इंक्रीजिंग, फील्ड डिक्रीजिंग का मतलब अगर मैग्नेट को नजदीक लेके आएंगे तो यहाँ पर ज्यादा फील्ड जनरेट होगा, जितना नजदीक आएगा उतना ही ज्यादा फील्ड जनरेट होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, जिस वजह से ये उसको उसके नजदीक आने वाले टेंडेंसी को रोकने की कोशिश करेगी। वाइस वर्सा आप दूर लेके जाओ तो इसका फील्ड कम होते जाएगा, फील्ड कम होगा मतलब लेकिन सेम डायरेक्शन पे कम होगा, जिस वजह से जो दूर जा रही है उसको वापस नजदीक लेके आने की कोशिश जारी रहेगी। यहाँ पर सेम फंडा, इट्स लाइक बेसिकली घूम करके सेम ही चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग। Thus, it is the change in flux through the circuit, not the flux itself, which is opposed by the induced current। तो यहाँ पर एक बात दिमाग में रखना, ऐसे मत सोचना कि जो भी करंट ओपोज कर रही है, करंट इज ओपोजिंग द फ्लक्स, ना, करंट फ्लक्स को नहीं ओपोज कर रही है, करंट बल्कि चेंज इन फ्लक्स को ओपोज कर रही है। दैट मीन्स कोई भी कॉइल के ऊपर आपने नजदीक एक मैग्नेट रखा है, इस वजह से यहाँ पर अगर फ्लक्स पास हो रही है तो ये फ्लक्स पास होने की वजह से करंट नहीं जनरेट होता और कुछ भी ऑपोजिशन नहीं होता। अगर ये मैग्नेट को आगे या पीछे किया या फिर कॉइल को पीछे आगे किया, कुछ भी किया आपने, तो ये फ्लक्स जो होती है वो चेंज होना शुरू होती है। ये चेंज के वजह से, चेंज इन फ्लक्स जो होती है, इस वजह से ईएमएफ जनरेट होती है, एंड यही चेंज के वजह से, यही चेंज है ना, ईएमएफ जनरेट करके खुद को अपोज करने की कोशिश करती है। दैट मीन्स अगर चेंज हुआ तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। Lenz's law follows directly from the conservation of energy. If an induced current flows in a circuit in such a direction that if it helps that the cause that produces it, then we will soon find that the induced current and the magnetic flux penetrating the loop will lead to an infinite growth. The induced current once starts flowing in the loop would keep increasing indefinitely, producing joule heating no extra cost. Thus, be self-sustaining, perpetual motion machine. This will violate the law of conservation of energy. We thus see that the Lenz law is necessary consequence of the law of conservation of energy। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लेंस लॉ जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है, आप अगर देखोगे, देखो यहाँ से हमने अगर कुछ मूवमेंट करवाया, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब ईएमएफ इंड्यूस जो होती है वो खुद होके इसको रोकती है। आप तो जानते हो कि इसको खुद होके रोक रही है। इमेजिन करो खुद होके नहीं रोकती, करंट का डायरेक्शन उल्टा होता, मतलब ओपोज करने की जगह पे सपोर्ट करता, तो पता क्या होता, एक बार मूव करवाओ तो मूव करवाने की वजह से 1 एम्पियर करंट होगा। जस्ट इमेजिन करो कि 1 एम्पियर करंट हो गया। ये 1 एम्पियर करंट क्या होती है, अलग सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। अब क्या होती है, एक्चुअल स्पीकिंग क्या होगा, इस तरफ नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ साउथ होता है, नॉर्थ और नॉर्थ उसको रिपेल करने की कोशिश करती है एक दूसरे को। इमेजिन करो यहाँ पर साउथ था एंड दूसरी जगह पर नॉर्थ था, तो क्या होगा पता है, ये मैग्नेट को वो और नजदीक खींचेगी, और ज्यादा फोर्स से नजदीक खींचेगी, और ज्यादा स्पीड से नजदीक खींचेगी। मैग्नेट और नजदीक आएगा तो और बड़ा चेंज होगा, तो करंट जो होती है और बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो और बड़ा साउथ बनेगा, और बड़ा साउथ बनेगा तो और ज्यादा फोर्स से खींचेगा, और ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो और करंट बढ़ेगा।
तो और बड़ा साउथ बनेगा, और ज़्यादा फोर्स से खींचेगा और करंट बढ़ेगा। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, आप एक बार एक हल्का सा धक्का दे दो मैग्नेट को फिर बाद में ये करंट खुद हो के खींचता ही रहेगा, खुद हो के करंट खुद को बढ़ाता ही रहेगा। सो आपने दिया बहुत ही छोटा सा एनर्जी मैग्नेट को धकेलने के लिए, लेकिन उसका आउटपुट जो है ना, करंट इनफाइनाइटली ग्रो होते रहेगा। मतलब आउटपुट में बहुत ही इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। इसका मतलब अगर ऐसा होता तो बेसिकली आप एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, आपने दिया बस छोटा सा पिंच ऑफ एनर्जी, बट आप इधर आउटपुट में लेके आ रहे हो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो लेंज लॉ में सपोर्ट नहीं होता है, लेंज लॉ बोलता है कि सपोर्ट नहीं होता, ओपोज होता है। यस, दैट इज करेक्ट, बिकॉज वो सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्योरी को। तो बेसिकली नजदीक लेके आओ तो ये उसको ओपोज करती है, बिकॉज आपने जितना एनर्जी दिया उस एनर्जी के हिसाब से इस पर करंट फ्लो होगा, एंड देन जैसे एनर्जी खत्म हो जाएगा तब तक ऑपोजिशन की वजह से इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा। वापस आप करंट चाहते हो तो वापस एनर्जी स्पेंड करके वापस इसको मूव कराओ, तब जाके वापस करंट फ्लो होगा। देन वापस वो एनर्जी खत्म हो जाएगा तो ये इसको बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। वापस आप मूव करवाना चाहते हो तो वापस इसको धक्का दो, तब जाके वापस करंट फ्लो होगा। जैसे आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेट में, फिर इसको बंद कर देगा। दैट मीन्स आप जितना एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतना ही करंट फ्लो होगा। एनर्जी आपका खत्म तो ये करंट फ्लो भी बंद हो जाएगा। सो दैट्स वाई पीपल से दैट लेंज लॉ जो होती है दैट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एम आई क्लियर टिल नाउ? अब तक कोई डाउट? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अब लेंस लॉ और फैराडेज लॉ के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। कंसिडरिंग फैराडेज लॉ विद स्पेशल अटेंशन टू द नेगेटिव साइन, E is equal to minus d phi by dt. Consider that area vector of a loop perpendicular to the plane of the loop is fixed and oriented parallel, that is theta is equal to 0 to the magnetic field. Okay. The magnetic field increases with time. Using the dimensions of flux, the Faraday's law can be written as। अब ये जो कंडीशन इन्होंने इतना एक्सप्लेन किया, क्या बोला बेसिकली, ये रहा एक कॉइल रखा है, सामने से एक मैग्नेट रखा है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, कॉइल का भी। सी कॉइल अगर ऐसे रखते तो आप जानते हो कि भाई एरिया इस तरफ जाती है, राइट एंड थंब रूल के हिसाब से एरिया का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरफ है, एरिया का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम तरफ है। अब आप तो जानते हो कि भाई ई जो होती है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी है, और फाइव का एक्सप्रेशन, फाइव के बारे में हम लोग ने इसके पहले सीखा, इट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में सिखाया था, याद नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके। सो फ्लक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर डाल दीजिए, पी मल्टीप्लाइड बाई ए पे। अब ए अगर कांस्टेंट है तो ए को बाहर निकाल दीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम होगा आपका ई है। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। So this is one way of writing or maybe finding EMF. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त स्पेशली ये एक्सप्रेशन ज़्यादा यूजफुल होता है। प्लीज नोट इट डाउन। देखते हैं फ्लक्स ऑफ द फील्ड के बारे में। सो बेसिकली फ्लक्स ऑफ द फील्ड देखते हैं, फ्लक्स क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज वाइटल टू आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑफ फैराडेज लॉ एज शोन इन द फिगर 12.4a, मतलब ये। ओके। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, ये रहा एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ एरिया। Okay, the direction assigned to this element of area is such that the curve bonding bounding the area is traversed in the direction of the arrow. Then normal comes out of the plane of the paper towards the reader. In other words, its direction in which the right hand screw will move if rotated in the sense of the arrow on the curve. मतलब इन शॉर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब भी आपके सामने एक एरिया होता है, ये चीज़ एक्चुअली मैंने आपको बताया है, वही चीज़ इन्होंने रिपीट किया है। जब भी आपके पास एक एरिया होता है, देखो ये एरिया जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले एरिया को एरियल वेक्टर का अगर डायरेक्शन आपको अगर बताना है, तो एरियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आप बताएंगे, यहाँ से आपके तरफ, मतलब आपके तरफ आ रही है, मतलब इट इज डॉट, ऐसे डॉट्स याद है ना आपको कि कोई भी वेक्टर अगर आपके तरफ आती है तो आप उसको डॉट से डिनोट करते हैं, आप उसको डॉट से डिनोट करते हैं। एंड अगर पेपर के अंदर जाती है, पेपर के बाहर आती है तो डॉट, पेपर के अंदर जाती है तो क्रॉस। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है एंटी क्लॉकवाइज के लिए पेपर से बाहर आती है तो मैं उसको डॉट से डिनोट करूंगा, मतलब पेपर चीर कर वो बाहर आती है।
तो एरिया का डायरेक्शन जब भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो बाहर की तरफ रहेगी, एंड यही एरिया का डायरेक्शन अगर बाई चांस कोई एरिया आपने क्लॉकवाइज बनाया है तो उसका डायरेक्शन जो है ना वो अंदर की तरफ जाती है। ये दो चीज़ों के बारे में बताने के लिए उन्होंने ये पैराग्राफ उन्होंने चूज किया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, परपेंडिकुलर है तो उसको कैसे रीड करते हैं वो चीज़ भी बताया है यहाँ पर। अब जैसे कि हाँ, ये कब यूज होता है अक्सर, अक्सर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फ्लक्स का एक्सप्रेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी बार डॉट ए डी ए बार होता है। ओके, तो ये डी ए बार मतलब वेक्टर, ये वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर फ्लक्स चेंज हो रही है तो या तो एरिया का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर एरिया का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ऐसा कोई ना कोई तो हर वक्त चेंज होगा, तब जाके फ्लक्स चेंज होगा, एंड फ्लक्स चेंज होगा तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब एक अलग सा कंडीशन देखते हैं जहां पर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है या फिर इंड्यूस होता है उसके बारे में सीखेंगे। चलो यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ये रहा एक फिगर, ये आपके सामने एक कंडक्टर है रेक्टेंगुलर, मतलब इनकम्प्लीट रेक्टेंगल समझ लीजिए इस कंडक्टर को, और उसने एक दूसरा कंडक्टर प्लेस किया है। अब देख रहे हैं येलो कलर कंडक्टर ग्रे कंडक्टर के ऊपर ऐसे जस्ट रखा है, उसको चिपकाया नहीं गया है, उसको जस्ट रखा है। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेपर जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये अंदर जा रही है, इसलिए उन्होंने क्रॉस से डिनोट किया, मतलब क्रॉस आपको थोड़ा बहुत प्लस की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बट एक्चुअली उसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, एक कंडक्टर है आपके सामने, एक सेगमेंट है यहाँ पर। अब ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब तक इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर आप चाहते हो इसमें से करंट फ्लो हो या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो, सो व्हाट यू विल हैव टू डू इस, या तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इस कंडक्टर को थोड़ा मूव करना पड़ेगा, या तो मैग्नेट को मूव करो नहीं तो कंडक्टर को मूव करो। यहाँ पर कंडक्टर आपके सामने है तो हम लोग कंडक्टर को मूव करवाने वाले हैं। अब कंडक्टर को कैसे मूव करवाएंगे, ये बाकी रेक्टेंगुलर फ्रेम को एज इट इज रखेंगे, ये येलो कलर का जो कंडक्टर है ना उसको बाहर की तरफ लेके जाता हूँ विद द वेलोसिटी v। मान लेता हूँ कि अंदर अंदर का उसका जो लेंथ है वो x है, ये जो लेंथ है उसका l होगा, l और x, तो अंदर का एरिया होगा l इंटू एक्स, एरिया एल एक्स। मान लेते हैं मैंने छोटा सा वेलोसिटी v दे दिया। अब उस टाइम पर अगर वेलोसिटी v दिया मतलब बेसिकली मैं कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ, कंडक्टर को मूव करवाऊंगा तो सीधी सी बात है यार, मैग्नेटिक अपना फ्लक्स चेंज होगा इसका, फ्लक्स अगर चेंज होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो बेसिकली चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम होता है, एंड जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जो फ्लक्स होता है भाई, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ जा रही है पेपर से, एरिया का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बी इंटू ए लिख लेता हूँ। एरिया जो होती है, एरिया अंदर कितना है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज एल एक्स, तो मैं लिखूंगा बी एल एक्स। तो फ्लक्स की जगह पे लिख सकता हूँ बी एल एक्स, यहाँ पर भी उन्होंने वही किया, फाई की जगह पे बी एल एक्स डाला। अभी बी और एल, बी हमने कांस्टेंट मेंटेन किया, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी हमने कांस्टेंट मेंटेन किया है, एल जो होती है ये भी कांस्टेंट होने वाली है। तो बी और एल को बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर यूनिट टाइम, एक्स वेरिएबल रहेगा। क्यों वेरिएबल रहेगा, क्योंकि मैं ये येलो कलर के सेगमेंट को अगर बाहर लेके जाऊंगा तो सीधी सी बात है ना भाई, एक्स बढ़ जाएगा, तो एक्स जो होती है वो चेंज हो रही है। तो चेंज इन एक्स इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज बेसिकली वेलोसिटी। तो किसी ने अगर पूछा कि ऐसे सिचुएशन पे ये वायर को अगर मैंने कुछ तो वेलोसिटी दिया, ये वायर कंडक्टर को अगर हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उस वेलोसिटी की वजह से ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, द आंसर इज बी एल बी, वेयर बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के एक एंड से दूसरे एंड तक का जो लेंथ होता है इसको हम लोग एल बुलाएंगे, एंड वेलोसिटी क्या होता है, कितने वेलोसिटी से मैंने उसको भगाया है वो होता है उसका वेलोसिटी। सो बी एल बी विल बी योर आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। ये डेरिवेशन मतलब इसका हेडिंग कुछ इस तरह आना चाहिए, जस्ट मोमेंट। इसका हेडिंग होगा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लिख लीजिए मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर, या फिर ऐसे लिखो ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर, ऐसे लिखो ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। ओके, उसके बाद ये लिख लीजिए प्लीज, ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम के नीचे ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, उसके नीचे ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। डेरिवेशन बहुत ही छोटा है। सो डियर चिल्ड्रन, अभी हम लोग ने क्या सीखा, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ईएमएफ कितना जनरेट होता है। सो आप दूसरे ऑल्टरनेटिव प्रूफ भी उन्होंने दिए हैं जिसमें से आप लोग निकाल सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप ये एक जो प्रूफ है ना, ये एक ही प्रूफ काफ़ी होता है इसके लिए। ओके, स्टैंडर्ड प्रूफ होता है वो। अब दूसरा एक और तरीके से हम लोग मूव करवा सकते हैं, कोई भी कंडक्टर को हम लोग कैसे ऐसे रोटेशन करके भी मूव करवा सकते हैं। अगर रोटेशन करके मूव करवाएंगे तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है वो सीखना है हमें, मतलब इट्स बेसिकली अ सिंपल सा डेरिवेशन। इमेजिन कीजिए अगेन मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रही है। ओके, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पर ये पिवट मतलब उसको यहाँ पर कीला ठोक के रखा है या फिर अटका के रखा है। सो बेसिकली जो रॉड है ना, वो रॉड ऐसे घूमेगी। ओके, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे पूरा घूम के इधर आएगी। सो दैट मीन्स दिस पिवट विल बी द सेंटर व्हेन दिस रॉड विल बी रोटेटिंग। ओके, सो अभी ये रोटेट हो रही है। ओके, रोटेटिंग बार है, रोटेशन हो रही है मतलब कंडक्टर मूव हो रही है, तो सीधी सी बात है ईएमएफ तो इंड्यूस होना ही है। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब क्या होता है, बीएलवी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये रहा लेंथ है, ये रहा वी है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, सर्कुलर मोशन के टाइम पे देखो यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। सर्कुलर मोशन के टाइम पे मान लीजिए इसके एंड में अगर इतना बड़ा सर्कल, एक्चुअली इतना बड़ा सर्कल तो नहीं बनाएगा, मान लीजिए इसके एंड में अगर इतना बड़ा सर्कल बनाया, तो एंड का वेलोसिटी अगर v मान लीजिए v है, तो इसके बीच का जो सर्कल है वो तो छोटा रहेगा और बीच का वेलोसिटी भी कम रहेगा। एंड जितना अंदर जाएंगे उतना उसका वेलोसिटी कम रहेगा, जितना बाहर आएंगे उतना उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट यू नो, E इज इक्वल टू पी एल वी। अगर देखेंगे इसमें v जो है ना हर पॉइंट पे अलग अलग है, और l जो होता है वो भी हर पॉइंट पे अलग अलग है, क्योंकि सेंटर से जो भी डिस्टेंस रहेगा दैट इज द लेंथ, वेलोसिटी से जो भी परपेंडिकुलर लेंथ है। तो जीरो से लेकर r तक कुछ भी हो सकता है l। तो ये वेरिएशन होने की वजह से हम डायरेक्टली E इज इक्वल टू पी एल वी वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। ये रहा एक छोटा सा एलिमेंट, ये छोटे से एलिमेंट का लेंथ है डी आर, ये एलिमेंट का पोजीशन यहाँ से यहाँ तक होगा r, और ये एलिमेंट का वेलोसिटी है v। तो एलिमेंट का लेंथ है dr, एलिमेंट का वेलोसिटी है v। सो dr इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ओके, अब चलो हम इसके डेरिवेशन को आगे की तरफ देखते हैं कि कैसे इसको डिराइव किया है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने डिराइव किया है, छोटा सा जो एलिमेंट उन्होंने लिया था याद है, वो छोटा सा एलिमेंट ये रहा, वो छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ है dr, जिसका वेलोसिटी है v। अब छोटे से एलिमेंट अगर मूव हो रही है तो इसके वजह से भी तो ईएमएफ हो सकती है। तो छोटा ईएमएफ रहेगा जिसको मैं बुलाऊंगा डीई। ईएमएफ का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है बीएलवी या फिर बीवीएल, व्हाटएवर इट इज। तो इन्होंने भी वही किया, बी लिखा और वी जो है इसका वेलोसिटी वी लिखा, और लेंथ ऑफ द रॉड, ये छोटा सा एलिमेंट का लेंथ है डीआर, डीआर लिख दिया। तो डीई की जगह पे इतना लिख सकता हूँ। अगर ये छोटे एलिमेंट की वजह से इतना ई होता है तो ठीक है ना भाई, हम एक काम करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि टोटल ईएमएफ कितना है। तो टोटल ईएमएफ होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी की जगह पे बीवीडीआर लिखूंगा मैं। ओके, अब जो v है आप तो जानते हो कि v वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन तो करना है v को, लेकिन इंटीग्रेशन अगर v को करना है तो dv लगता है, लेकिन अपने पास dr है। dr है तो हम सिर्फ और सिर्फ r का ही इंटीग्रेशन करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करेंगे, वेलोसिटी जो है ना उसको मैं लिखूंगा r ओमेगा, जैसे कि आप जानते हो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v की जगह पे लिखूंगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r, वेयर r इज द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द सेंटर।
ओके। अब ओमेगा जो है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है तो ओमेगा कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से लेकर यहाँ तक, जो टोटल लेंथ ऑफ रॉड रहेगा ये होगा टोटल लेंथ ऑफ रॉड। जीरो से लेकर एल तक हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन टू होगा, उसमें एल का लिमिट डाल देंगे तो एल स्क्वायर अपॉन टू होगा। फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये होगा आपका आंसर व्हेन यू हैव अ रोटेटिंग रॉड। सो यू हैव टू नोट इट डाउन। अभी नोट डाउन करने के पहले इसका हेडिंग तो लिख लीजिए प्लीज। पहले आप लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या बोलते हैं उसको, मोशन, ये मोशनल ईएमएफ करके आप लोगों ने लिखा है। उसमें पहला सब हेडिंग था ईएमएफ ऑन अ ट्रांसलेटिंग बार। अभी यहाँ पर मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, दिस इज योर सेकंड हेडिंग। प्लीज नोट डाउन दिस हेडिंग। ओके, आप लोग ने हेडिंग नोट डाउन कर लिया था करके मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बना लीजिए एक बार, अच्छे से जल्दी से बना लीजिए। अब ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके, आई बिलीव सभी का हो गया। सॉरी। Next, we are going to deal with another topic that is induced EMF on a stationary coil. See, अब तक क्या होता था, ये कॉइल या फिर जो कंडक्टर, ये कंडक्टर मूव जब होती है तब EMF कितना होता है उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। अब सीखेंगे इंड्यूस्ड EMF ऑन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। नाउ एज शोन इन द फिगर 12.7a, पहले देखते हैं भाई ये 12.7a है कहाँ पर। ये रहा 12.7a। सो 12.7 ए पर उन्होंने ऐसा एक सेटअप क्रिएट किया है कि देखो यहाँ पर एक कॉइल है, इधर इसको अटका के रखा है, ये सेमी सर्कुलर शेप है, ये रहा मैग्नेट। ओके। अब देखते हैं कि भाई मतलब ये मैग्नेट को हम लोग ने एक ट्रे, मतलब सेमी सर्कुलर शेप में एक ट्रे या जो बोले कुछ भी एक सेटअप क्रिएट किया जहाँ पर एक मैग्नेट है। ये कॉइल है, कॉइल के अंदर से इस ट्रैक को पास किया है। सीधी सी बात है, इसको अगर ये लेके आएंगे तो मैग्नेट के मास की वजह से क्या होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग मास लगाएंगे। ये मास, इसको हम लोग जैसे एडजस्ट करेंगे, मास को आगे पीछे जितना लेके आएंगे या फिर इसको भी जितना आगे पीछे लेके आएंगे, उसके हिसाब से दोनों जगह पे टॉर्क जो एक्ट होती है, वो टॉर्क के सपोर्ट की वजह से यहाँ का टॉर्क ज़्यादा है तो मैग्नेट इस तरफ आएगा, M1 अगर ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेट उस तरफ चला जाएगा। सिमिलरली M2 ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेट उस तरफ आ जाएगा, M1 अगर ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेट उस तरफ चला जाएगा। ऐसा एक सेटअप हम लोग ने क्रिएट किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं उसमें क्या क्या बोला। As shown in the figure, a magnet coil system, a permanent magnet is mounted on an arc of semicircle of radius 50 centimeter, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया। The arc is a part of rigid frame of aluminium and is suspended at the center of the arc so that the whole system can oscillate freely in its plane। जैसे मैंने बताया, वो मासेस को चेंज करते वक्त क्या होता है, वो ऑसिलेट आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे आगे पीछे वो ऑसिलेट हो सकती है। ओके। A coil of about 10,000 turns of copper wire loop the arc so that the bar magnet can pass through the coil freely। मतलब एक कॉइल रखा है जिसमें कम से कम 10,000 टर्न्स है। कॉइल भी आपको आप लोग ने देख लिया ऑलरेडी। कॉइल को इस तरह सेट किया है कि बार मैग्नेट अगर ऑक्सीलेट करेगा तो कॉइल के अंदर से इजीली पास हो जाना चाहिए। When magnet moves through the coil, the magnetic flux through the coil changes। सीधी सी बात है, अगर मैं ऑसिलेट करवाऊंगा इस सेटअप को तो ये मैग्नेट इसके अंदर से मूव होगा। अंदर जाए या ना जाए इट डजेंट मैटर, मैग्नेट अगर मूव होना शुरू हो गया तो कॉइल के अंदर का फ्लक्स जो होना है जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके। In order to measure the induced EMF, a capacitor and the diode are connected across the coil। ओके। कॉइल के अक्रॉस में, मतलब ये भाई ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रही है तो कॉइल के अक्रॉस में हम लोग ने अलग सा एक सेटअप रखा है। ये है मेजरमेंट, मतलब ये जो है ऊपर वाला सेटअप है जो मैग्नेटिक कॉइल सिस्टम बोलते हैं इसको, दैट इज मैग्नेट और कॉइल को कैसे अरेंज किया है। अब ये कॉइल के इधर जो गैप छोड़ा ना, वो एक्चुअली गैप नहीं है, वो ऐसा एक सर्किट है।
इस सर्किट में क्या है, ये रहा अपना कॉइल। ओके। कॉइल को हम लोग ने एक वायर के साथ लगाया, मतलब रेजिस्टर भी लगाया, ताकि हम लोग कुछ करंट का एडजस्टमेंट करना तो कर पाए। उसके आगे एक डायोड रखा है। डायोड बेसिकली क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल हम लोग सीखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में। जो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो मिल गया है सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके। अब सेमीकंडक्टर में आप लोग ने सीखा डायोड जो होती है, अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, दैट मीन्स करंट को एक तरफ से भेजेंगे तो डेफिनेटली पास कर पाएगी, लेकिन अगर उल्टा भेजने की कोशिश करें तो वो करंट को पास नहीं कर सकती है। ओके। यहाँ पर अगर करंट पास हो रही है तो कितना पास हो रही है वो देखने के लिए हम लोग ने यहाँ पर एक एममीटर लगाया है, एंड यहाँ पर एक कैपेसिटर सेटअप लगाया है कि अगर वो चार्ज हो रहा है तो चार्ज होने दो। एंड इधर एक की लगाया है, एंड दूसरे तरफ एक वोल्ट मीटर लगाया है। दिस इज द सेटअप जो हम लोग ने कॉइल के इधर जो गैप इनमें दिखा है वो गैप पे ये पूरा सेटअप लगा के रखा है। ये कॉइल है, कॉइल के नीचे इतना सेटअप लगाया है इधर। अब चलो आगे देखते हैं एक बार। सॉरी। In order to measure the induced EMF, capacitor and diode are connected across the coil, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया। The induced EMF produced in the coil is used for charging the capacitor through a diode। जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ पर, ये जो कॉइल पे मैग्नेट अगर ऑसिलेट करेगी तो आप तो जानते हो कि मैग्नेट जब नजदीक आएगा तो करंट एक डायरेक्शन पे फ्लो होता है, मैग्नेट अगर दूर जाएगा तो करंट दूसरे डायरेक्शन पे फ्लो होता है। यहाँ पर कॉइल के साथ डायोड इसलिए कनेक्ट किया है कि भाई जो भी एक डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है वो करंट कैपेसिटर पे जाना चाहिए, बट दूसरे डायरेक्शन पे अगर फ्लो हो रही है वो करंट इसमें से पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इधर डायोड इसीलिए लगाया है। वो डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन का करंट अलाउ करती है, दूसरे डायरेक्शन को वो अलाउ नहीं करते। उस टाइम पे वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। ओके। सो इसी वजह से कैपेसिटर जो होती है वो चार्ज होगी लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो सकती है। The induced EMF, yeah, the way मैं read किया, the induced EMF in the coil is used for charging a capacitor through a diode. Then the voltage developed across the capacitor is measured। मतलब अभी कैपेसिटर चार्ज हो रही है, चार्ज जितना होगा उतना ही उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा। ये हम लोग ने कैपेसिटर चैप्टर में सीखा है। The capacitor may not get charged up to the peak value in a single swing, as the time constant RC may be larger than during which the EMF in the coil is generated। ये मैंने RC सर्किट जब मैंने आपको सिखाया था तब मैंने ये टाइम कांस्टेंट के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। हो सकता है कि सिंगल स्विंग में थोड़ा चार्ज हुआ रहेगा, हो सकता है कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं होगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाके इसको वापस आने दो, दूसरे स्विंग पे पक्का ये चार्ज होगा। दूसरे स्विंग पे भी नहीं हो तो तीसरे स्विंग पे हो जाएगा। दैट टोटली डिपेंड्स कि मैंने आर और सी के वैल्यू को किस तरह सेट किया है। अगर इसके स्विंगिंग के साथ मैंने सेट करके रखा है आरसी को, तो एक सिंगल स्विंग में ही वो चार्ज हो सकते हैं, लेकिन अगर सेटिंग बरोबर नहीं है तो एक से ज्यादा स्विंग्स लग सकते हैं। This may take about few oscillations to charge the capacitor to the peak value and is indicated by the ammeter, which will tell when the charging current ceases to flow। मतलब ये ammeter क्यों लगाया है? सी, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रही है तब तक करंट फ्लो होगी ही होगी, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए कैपेसिटर के थ्रू पास होना ही मांगता है। जब तक चार्जिंग चल रहा है तब तक करंट फ्लो पास होगा, लेकिन एक बार चार्जिंग बंद हो गया तो कैपेसिटर से करंट फ्लो होगा ही नहीं। चार्ज अगर फुल हो गया तो कैपेसिटर से करंट ही फ्लो नहीं होगा। डायोड करंट छोड़ेगा लेकिन कैपेसिटर करंट नहीं छोड़ेगा। मतलब यहाँ पर एमीटर पे फिर फुल टाइम क्या होगा? जीरो होगा। तो एमीटर पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, जब तक एमीटर पे करंट दिखाई दे रहा है तब तक चार्जिंग चल रही है। एक बार चार्जिंग कंप्लीट हो गया तो एमीटर का करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसमें से पता चल जाएगा कि भाई कैपेसिटर जो है पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब उसके बाद, एज द मैग्नेट केप्ट इन द मिडल ऑफ द आर्क। ओके, आर्क के बीच में रखा है मैग्नेट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पूरा आर्क है ना इसके बीच में रखा है। Starts far away from the coil, moves through it and recedes। The magnetic field through the coil changes from small value, increases to its maximum value, becomes small again, inducing an EMF। There is a substantial magnetic field at the coil only when it is very near to the magnet. The speed of the magnet is largest when it approaches the coil, placed at the mean position of the oscillation. Thus, the magnetic field changes quite slowly with time when the magnet is far away and changes rapidly when it approaches the coil। Variation of the magnetic field is as shown in the figure 12.7c। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैग्नेट सीधी सी बात है, मैग्नेट जब नजदीक आता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। अब सीधी सी बात है, आप तो ऑसिलेशन पे आपने सीखा ही है। ये कॉइल जो है ना इसके आर्क के मीन पोजीशन पे है,
तो ये मैग्नेट जब मीन पोजीशन पे पहुंचती है तो आप जानते हो कि भाई इस पे बहुत ज़्यादा स्पीड होगा, मैक्सिमम स्पीड होता है। देन जितना दूर जाएगा उतना उसका स्पीड कम होगा, देन वापस आएगा, मैक्सिमम स्पीड इधर ही होगा, देन वापस दूर जाएगा, कम हो जाएगा। सो मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स कब होता है? जब वो कॉइल के नज़दीक पहुंचेगा तब जाके मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स होता है। चेंज इन फ्लक्स मतलब क्या होता है? पहले छोटा था, छोटे से पहले दूर जब था तभी फ्लक्स जो होता है छोटा था, छोटे से जब इधर पहुंचेगा मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा उसको, फिर मैक्सिमम से वापस मिनिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम से वापस मैक्सिमम, मैक्सिमम से वापस मिनिमम, फिर वापस मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसा चलता ही रहेगा। ऑसिलेशन कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ये हम लोग ने ऑसिलेशन चैप्टर में सीखा है। अगर ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है वो मैक्सिमम कब हुआ है, उसका ग्राफ अगर देखेंगे टाइम के हिसाब से, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा मैग्नेट दूर था तब उसका मैग्नेटिक फील्ड कम था, जब वो नज़दीक आ गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गया, देन वापस दूर जा रहा है तो वापस उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। तो इस तरह वो चलता है, दूर, नज़दीक, दूर, ऐसा चलता रहेगा। ईएमएफ की भी अगर बात करें तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड दूर रहता है तो ईएमएफ भी क्या होता है, ईएमएफ भले चेंज होगा तो बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड नज़दीक आ जाती है, मैक्सिमम पे आ जाती है, तो ईएमएफ भी फटाफट चेंज हो जाता है। देन मैग्नेट जैसे दूर जाएगा वैसे ईएमएफ वापस फटाफट नीचे उतरेगा, फिर वापस वो काइंड ऑफ कांस्टेंट जैसे रहेगा, फिर वापस जब वापस नज़दीक आएगा तो वापस वो पीक पे चढ़ेगा, देन वापस उतरेगा, तो ईएमएफ बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ऐसा चलता ही रहता है। ओके, अब हाँ, ये पैराग्राफ तो हो गया था हमारा पढ़ के, ये डायग्राम भी एनालाइज करके हो गया। द सेंटर ऑफ द, ये जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ को यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ईएमएफ का अगर आपको जानकारी लेना है कि ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, वो टोटली डिपेंड करता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इसने कितना भेजा, मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ। बेसिकली क्या है? चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अगर आपको फ्लक्स कितना जनरेट हुआ वो जानना है, फ्लक्स इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया किस पे डिपेंड करती है? इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल। इसके अंदर का पायर्स पर एक बार नहीं बल्कि एरिया देखो, फर्स्ट टर्निंग का एक एरिया, सेकंड टर्न का दूसरा एरिया, थर्ड टर्न का तीसरा एरिया। जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स हमें एरिया से भी मल्टीप्लाई करना है। टोटल इफेक्टिव एरिया विल बी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ अ कॉइल। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ओके, ठीक है। अब ये पल्सेस के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। उसके आगे क्या दिया? नाउ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ थ्री पल्सेस इन द चार्जिंग सर्किट। एक्चुअली ये सब हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने एक एक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको डायग्राम के टाइम पे, पल्सेस ऊपर जाना नीचे जाना, ये चीज़ें इधर इन्होंने थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन किया। मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए रीड कर लेता हूँ। द सेंटर ऑफ द हम्प बी सी डी ई रेफर्स टू द टाइम व्हेन द मैग्नेट इज इनसाइड। मतलब ये जो है ना, ये बी सी डी ई, ये मैग्नेट जब अंदर है, कॉइल के अंदर है, तो उस टाइम का मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसी टाइम पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसको मिलता है। द फ्लैट पोर्शन सी डी एट द टॉप corresponds to the finite length of the magnet. Magnetic flux phi is related to the magnetic field, that is अभी आपने मैंने आपको बताया ही, magnetic field multiplied by area होता है। Now the induced EMF is proportional to d phi by dt. This is to the slope of the curve, figures 12.7c. As the slope of the curve is largest at times t1 and t2, the magnitude of the induced EMF will be largest at that times. So यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जो EMF है, EMF मैक्सिमम किधर होती है? ये T1 और T2 पे होती है। क्यों मैक्सिमम उधर होती है? क्योंकि उसी पर्टिकुलर टाइम पर फ्लक्स जो होती है मैक्सिमम चेंज होती है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, फ्लक्स इनिशियली T1 के इनिशियल लेवल पे P पे था, इधर नीचे था, देन T1 पे अचानक से वो C तक पहुंचती है। तो अचानक से ये जो क्लाइंबिंग इन फ्लक्स जो होती है, ये फ्लक्स के अचानक से चेंज की वजह से ईएमएफ जो है अचानक से ऊपर की तरफ जाती है। फ्लक्स ऊपर की तरफ चढ़ती है तो ईएमएफ नीचे की तरफ आती है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो फ्लक्स अचानक से नीचे आती है तो इधर ईएमएफ अचानक से ऊपर चढ़ जाती है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द डायग्राम्स। ओके, यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया। रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू पल्सेस, वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, ड्यूरिंग just a half cycle of the motion of the magnet. On return of the swing they will be repeated. मतलब यहाँ पर मैग्नेट ने जब अप्रोच किया तो जैसे ही इसने मैग्नेट ने इसके अंदर एंट्री मारा वैसे ये फ्लक्स ऊपर की तरफ चढ़ गया, जैसे मैग्नेट बाहर की तरफ निकल गया वैसे ही फ्लक्स नीचे की तरफ आ गया। तो एक बार स्विंग मार दिया तब ये ईएमएफ जो है ना, एक बार नेगेटिव भी गया, एक बार पॉजिटिव भी आया, बाकी सेकेंड टाइम स्विंग मारेगा तो वापस सेम चीज रिपीट होगा।
थर्ड टाइम स्विंग मारेगा वापस सेम चीज रिपीट होगा। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, सिंगल स्विंग का इफेक्ट दिखाई दे रहा है आपके सामने। ओके, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज पल्सेस ऑन द चार्जिंग सर्किट। अब ये चार्जिंग सर्किट पे ये ईएमएफ के जो पीक है, जो आना जाना ये सब चीजें हैं, वो इफेक्ट कैसे करता है। द डायोड विल कंडक्ट ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव पल्स। ये चीज सी मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन किया है, उन्होंने वापस ये चीज बताया है। डायोड जो है ना वो पॉजिटिव पल्स के टाइम पे ही कंडक्ट करेगी, मतलब जब भी पॉजिटिव पल्स होगा तभी कैपेसिटर चार्ज होगा, जब भी नेगेटिव पल्स होगा तभी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। एट द फर्स्ट हाफ स्विंग द कैपेसिटर विल चार्ज अप टू अ पोटेंशियल से E1, E1 तक मान लीजिए वो चार्ज हो गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ स्विंग, मतलब आगे गया तो E1 तक चार्ज हो गया। नेक्स्ट हाफ स्विंग में क्या होगा, द डायोड विल बी कट ऑफ। मतलब ये देखो, इट्स लाइक एक E1 है, एक E2 है। तो एक टाइम पे क्या होती है, चार्ज होती है तो दूसरे टाइम पे क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। वापस ये पॉजिटिव वाला आएगा, वापस चार्ज होगा, वापस डिस्चार्ज होगा। सो किधर गया, हाँ, कट ऑफ अंटिल द पॉजिटिव पल्स इज इंट्रोड्यूस्ड। वापस जब तक पॉजिटिव पल्स नहीं आएगा तब तक डायोड जो है ना कट ऑफ होती है। देन द कैपेसिटर विल चार्ज अप टू स्लाइटली हायर पोटेंशियल से E2। पिछले बार E1 तक चार्ज हो गया, लेट मी से अभी E2 तक चार्ज हो गया। दिस विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यू ऑसिलेशंस टिल द कैपेसिटर चार्जेस अप टू इट्स पीक वैल्यू E0। E0 जब तक नहीं पहुंचता तब तक ये चार्ज होता ही रहेगा। एट दिस स्टेज एमीटर विल शो नो किक। मतलब एवरी टाइम जब ये ईएमएफ मतलब चढ़ता उतरता है ना, तो एवरी टाइम ये एमीटर भी आगे बढ़ता है पीछे आता है, आगे बढ़ता है पीछे, फिर पीछे बढ़ता है आगे आता है, आगे बढ़ता है पीछे आता है, ऐसे चलता ही रहता है उसका। जीरो से पॉजिटिव पे गया, पीछे जीरो पे आया, नेगेटिव पे गया, जीरो पे आया, पॉजिटिव पे गया, नहीं जीरो पे आया, ये चलता ही रहता है उसका एवरी टाइम। ओके, हाँ, अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव पे जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायोड जो है ना नेगेटिव करंट को एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो नेगेटिव पे नहीं जाएगा तो पॉजिटिव पे जाएगा, जीरो आएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस पॉजिटिव पे जाएगा, जीरो आएगा, फिर रुकेगा, वापस पॉजिटिव पे जाएगा, जीरो आएगा, फिर रुकेगा। ये चलता ही रहता है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसके आगे करंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं उसका। फिर कैपेसिटर फिर ये जो है कोई किक नहीं दिखाई देगा, मतलब ऐसा कोई आगे जाके पीछे आने का फंडा दिखाई नहीं देगा। In order to have an estimated E naught, the equation of induced EMF can be written as E will be equal to d phi by dt। ये तो आप जानते ही हो। अब सॉरी, d phi by dt ये तो आप जानते ही हो। अब इसको मैं काम करता हूँ, ऊपर नीचे थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अब फर्स्ट टर्म डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल। मतलब ये जो पहला वाला टर्म है ना, डी फाई अपॉन डी थीटा, ये डिपेंड करता है मैग्नेट और कॉइल को कैसे रखा है। मतलब ये मैग्नेट इधर है, कॉइल इधर है, ये थीटा इधर है। सीधी सी बात है, थीटा जितना नजदीक आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो इसी वजह से ईएमएफ भी स्ट्रांग हो जाएगा। थीटा जितना छोटा, ईएमएफ उतना बड़ा, फ्लक्स जितना बड़ा, ईएमएफ उतना बड़ा। ओके, तो पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म जो होती है वो डिपेंड करता है मैग्नेट और कॉइल के ऊपर। तो थीटा अगर जीरो रहेगा दैट मीन्स वो मीन पोजीशन पे रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर मीन पोजीशन पे है, डायग्राम में देखो, अगर थीटा जीरो है मतलब मैग्नेट यहाँ पर आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया। थीटा अगर जीरो है तो बट वी आर interested in d phi by d theta which is actually 0 at theta equal to 0। थीटा जब जीरो रहेगा तो वो जीरो रहेगा। सेकंड टर्म d theta by dt कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ऑसिलेशन इक्वेशन। ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है, ऑसिलेशन चैप्टर में हम लोग ने सीखा है कि जनरली y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। y की जगह पे क्या डाला मैंने, थीटा। a की जगह पे क्या डाल रहा हूँ मैं, थीटा नॉट। ओके, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी डाल देता हूँ। ओके, थीटा नॉट जो होती है, थीटा नॉट मान लीजिए ये अभी जो है, ये ऑसिलेशन पे जब होती है मैक्सिमम थीटा जो भी कवर करती है उसको मैं थीटा नॉट बोल देता हूँ। तो थीटा नॉट होगा मेरा पीक एम्पलीट्यूड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना तो बेसिकली 1 टाइम पीरियड होता है। तो एक काम कीजिए, फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पर 1 टी डाल दीजिए। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब डी थीटा बाई डी टी ये कहाँ से आया, यहाँ से देखो, यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी है अपने पास। तो डी थीटा बाई डी टी जो है आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। थीटा नॉट एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बन जाएगा। 2 पाई बाई टी जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा एज पर चेन रूल। उसके बाद डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई थीटा अपॉन टी कॉस 2 पाई टी अपॉन टी। सो इसमें जो 2 पाई थीटा अपॉन टी जो है ना, ये अपना पीक वैल्यू रहेगा। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ पल्स करस्पॉन्ड्स टू डी फाई बाई डी टी। ई नॉट बेसिकली क्या है, हम लोग ने लेंस लॉ से स्टार्टिंग में वही सीखा है
इज बेसिकली इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो आपको कहीं पर भी अगर ई नॉट चाहिए वहां पर डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं। वी कैन सी फ्रॉम द फिगर टू 12.7 दैट डी फाइव बाई डी थीटा मैक्स ऑकर्स एट द पोजिशन नियर द मीन पोजिशन। मतलब मीन पोजिशन ये कौन से फिगर से पता चलता है? 12.7 सी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये डी फाइव बाई मतलब डी फाइव बाई डी टी मतलब ये डी फाइव का चेंज मैक्सिमम चेंज कब होती है? यहाँ पर होती है, फिर मैक्सिमम चेंज यहाँ पर होती है। तो बेसिकली मैक्सिमम चेंज इन दोनों के बीच में होती है। इन दोनों के बीच में मतलब ये कॉइल पर, जब भी वो कॉइल पर होती है तभी मैक्सिमम चेंज होती है। दैट मीन्स डी फाइव मैक्सिमम कब होता है? जब वो मीन पोजिशन पर होती है, नियर द मीन पोजिशन। द कोसाइन टर्म डज नॉट डिफर मच फ्रॉम यूनिटी फॉर एवरी स्मॉल एंगल्स क्लोज टू जीरो। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन पोजिशन पर क्या होता है? थीटा जीरो होता है। ओके, कॉस ऑफ जीरो इज वन एंड कॉस ऑफ कोई भी एंगल जो जीरो के करीब रहेगा वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू वन रहता है। सो इन शॉर्ट वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कॉस का जो टर्म है ना उसको हम लोग ऑलमोस्ट वन के जैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू जो एंगल जो है ना जीरो के बहुत ही करीब है। हेंस वी कंक्लूड दैट ई नॉट जो है दैट विल बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी मैक्स। दैट इज ट्रू। उसी चीज को डी फाइव बाई डी टी मिन भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर मैक्स जो है, सॉरी, या यहाँ पर मैक्सिमम जो है ना यहाँ पर होती है एंड मिनिमम जो है ना उसके ठीक आजू बाजू में होती है। एंड मैक्सिमम पे चलो एंगल जीरो है, लेकिन मिनिमम भी जो है ना वो एंगल जीरो से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत ही नजदीक होती है। तो इसी वजह से मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो दोनों में इतना बड़ा फर्क नहीं होता। अब डी फाइव बाई डी टी मैक्सिमम जो होती है दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी फाइव बाई डी थीटा मैक्सिमम एंड डी फाइव बाई डी थीटा मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई टू पाई थीटा नॉट अपॉन टी। ये दोनों का प्रोडक्ट होता है ई का वैल्यू। सो इन शॉर्ट उन्होंने बोला ई के दो वैल्यूज है बेसिकली। एक वैल्यू है डी फाइव बाई डी टी मैक्स और दूसरा वैल्यू होगा डी फाइव बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू पाई थीटा नॉट अपॉन टी। आई बिलीव आई एम क्लियर। मैं बताता हूँ क्या क्या नोट डाउन करना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पहले आप हेडिंग लिख लीजिए प्लीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल फॉर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आई बिलीव आपने लिख लिया इतना। उसके बाद ये डायग्राम्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डायग्राम बना लीजिए प्लीज। उसके बाद पूरा का पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशंस मेन मेन एक्सप्रेशंस लिख लीजिए। पहले यहाँ से लिख लीजिए इन ऑर्डर टू हैव एन एस्टिमेटेड, यहाँ से लेकर ये एक्सप्रेशन एंड जहाँ तक होती है वहां तक। तो मैं ये नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं। ये हाईलाइटेड चीज़ें अगर आप बुक के अंदर नोट डाउन करेंगे तो पढ़ाई करते हो काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन किया तो भी चल जाएगा। आई एम फाइन विद एनी ऑफ दैट। इनफैक्ट उसके बाद वाला टर्म भी लिख लीजिए प्लीज़, यहाँ से लेकर नीचे तक। मतलब ये पहले तीन लाइन लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। जल्दी से लिख लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। आई बिलीव ये तीन टर्म्स आपने लिख लिए होंगे, तीन लाइंस जो है। यस, उसके आगे ये एक्सप्रेशन ना यहाँ तक लिख लीजिए प्लीज़। आई बिलीव अब तक हो गया होगा। उसके आगे आप डायरेक्टली ये वाला एक्सप्रेशन, हेंस वी कंक्लूड दैट दिस, ये बार आप लिख लीजिए प्लीज। आई बिलीव इतना हो गया होगा।